नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 18 जून है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि बच्चों के खरीद व बिक्री पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ऑप्शंस थे आपके समक्ष अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका सटीक और सफल उत्तर होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बच्चों के खरीद एवं बिक्री पर रोक है, जिसके अगर हेडिंग देखा जाए अनुच्छेद 23 का तो उसमें क्या बताया गया है, मानव शरीर के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर इस पर रोक लगाई गई है। तो इसमें बच्चों को भी खरीद बिक्री पर रोक मानव शरीर के दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार अगर अन्य अनुच्छेदों को देखा जाए तो उसमें भी बच्चों के संबंध में उनको संरक्षण दिया गया है, जैसे 21 से शिक्षा के अधिकार के लिए है। 15 में बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध करने की बात की गई है, महिला एवं बच्चों के उपबंध के लिए 3 में। इसी प्रकार 4 में बाल श्रम को निषेध बताया गया है। लेकिन अगर बच्चों की खरीद एवं बिक्री की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 23 में इस चीज़ को निहित किया गया है कि उनकी खरीद एवं बिक्री किसी प्रकार से नहीं की जा सकती है, या इनके अलावा दूसरे मानव के शरीर का खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार जिन लोगों ने भी अनुच्छेद 23 आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है और सटीक है। जो लोग रेगुलर पॉलिटी की भी क्लासेस कर रहे हैं, और अभी हाल ही में मैंने पिछली क्लास में जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें भी इनका जिक्र किया था, इन आर्टिकल्स का जिक्र किया था, और जो करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी की बेसिक क्लासेस देख रहे हैं उन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर, कि पहला प्रश्न है, रज पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा। जिस किसी को भी आंसर पता है तो वो साथ में आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रज पर्व के पावन अवसर पर ओडिशा वासियों को बधाई दी। रज पर्व क्या होता है, तो रज पर्व को राजा पर्वा भी कहा जाता है। ओडिशा राज्य में इसे 3 दिन मनाया जाता है। उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है मासिक धर्म। धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के मासिक धर्म पर होती हैं। रज पर्व के दिन से वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। रज पर्व धरती माँ और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो इस प्रकार यह महोत्सव धरती माता की उपासना तथा नारी जाति की महानता का अनुपम पर्व है। इसके अलावा यह समाज में नारी के अवदान और सम्मान जताने का पर्व भी है। तो इसी तरीके से चलते हैं अपने वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि मलेरिया नो मोर है एक वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था या गैर सरकारी संगठन। तो इसका उत्तर होगा गैर सरकारी संगठन। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया नो मोर के साथ साझेदारी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। आईएमडी और आईसीएमआर ने मलेरिया नो मोर के सहयोग से भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को लॉन्च किया है। तो इस समिति को इंडिया इंटरजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट कहा जा रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो इंडिया इंटरजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट क्या है, तो यह एक फोरकास्टिंग हेल्थी फ्यूचर्स नामक एक वैश्विक पहल का हिस्सा है, जो स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए डेटा सूचित रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही यह मलेरिया से निपटने के लिए मॉडलों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही यह स्वास्थ्य, जलवायु और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल होंगे। वे परिष्कृत जलवायु आधारित मलेरिया भविष्यवाणी उपकरणों को परिभाषित और संचालित करने में मदद करेंगे। तो 2030 तक मलेरिया को खत्म करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इन उपकरणों को भारतीय संदर्भ के अनुरूप बनाया जाएगा। इसी के साथ ही आगे चलते हैं,
कि मलेरिया नो मोर भूमिका क्या होगी। तो मलेरिया नो मोर की भूमिका कुछ इस तरह से है कि राष्ट्रीय मलेरिया रोकथाम अभियानों, परीक्षण और उपचार की योजना बनाने के लिए अपने मौसम आधारित भविष्यवाणी मॉडल के माध्यम से डेटा संचालित समाधान तैयार करने में यह मदद करेगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शंस हैं क्योटो, वैंकूवर, ब्रुसेल्स या हनोई। तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के विषय में अगर देखें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी, जिसे वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। संधि के एक प्रमुख प्रावधान में यह कहा गया है कि यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पर हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसने प्रभावी रूप से पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के परमाणु छत्र के तहत रखा हुआ है। नाटो का संरक्षण सदस्य देशों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक नहीं है, यानी कि नाटो का किसी नाटो सदस्य देशों के ऊपर कोई अन्य सदस्य देश जो नाटो का सदस्य नहीं है अटैक करता है, हमला करता है, तो नाटो पर हमला माना जाता है, सभी देशों पर हमला माना जाता है। लेकिन यदि किसी नाटो सदस्य देश के भीतर, उसकी सीमाओं के भीतर गृह युद्ध चल रहा है या आंतरिक तख्तापलट जैसी गतिविधियां होती हैं तो उसमें नाटो के अन्य सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इस संगठन में 30 मार्च 1921 तक कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में इस संगठन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा। तो 114वां या 14वां स्थान, 120वां या फिर 20वां स्थान। तो इसका उत्तर होगा 114वां, माफ़ कीजिएगा 14वां स्थान। क्या उत्तर होगा इसका? इसका होगा केवल 14वां स्थान। 14th रैंकिंग रही भारत की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। यह रिपोर्ट चैरिटीज़ एड फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल है। भारत की रैंक के पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक में 82 से सुधार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी शीर्ष 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर है, उसके बाद केनिया, फिर नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, न्यूजीलैंड और युगांडा आता है। फिर 14 नंबर पर, 14 नंबर पर आपको भारत नज़र आएगा। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया भर के समुदाय कोविड-19 महामारी के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने के लिए एकजुट हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2009 के बाद से अजनबी की मदद की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 61% भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, 34% ने स्वेच्छा से अच्छे काम के लिए श्रमदान दिया, जबकि 36 ने पैसे दान किए। इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि शेनझोउ 12 किस देश का अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या ताइवान। तो इसका उत्तर होगा चीन। अभी हाल ही में चीन अंतरिक्ष यान शेनझोउ 12 जल्द ही लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से गोबी डेजर्ट से उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाएगा, जहां ये 3 महीने तक रहेगा। 2016 के बाद यह पहली बार होगा जब चीन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। शेनझोउ 12 का अर्थ है दिव्य पोत। यह 11 मिशनों में से तीसरा होगा जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ ही देखें तो 11 में से 4 मिशन ऐसे होंगे जिसमें लोग सवार होंगे।
इस तरह कुल 12 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों की वर्तमान में अपेक्षाकृत कम अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल है, क्योंकि अमेरिका के कानून ने नासा को चीन के साथ किसी भी संबंध से प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार चीनी अंतरिक्ष यात्री 2 दशक से अधिक समय में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए हैं। इस प्रकार चीन 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष यान शक्ति बनने के उद्देश्य से कई अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च कर रहा है। हाल ही में मई 2021 में यह मंगल पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है। इसी प्रकार अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में सुर्खियों में जर्दालू आम किस राज्य का जीआई टैग है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बिहार। अभी हाल ही में बिहार ने भागलपुर से यूनाइटेड किंगडम को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में जीआई प्रमाणन दिया गया था। अभी कुछ समय पहले ही शाही लीची को भी जीआई टैग प्रदान, जो शाही लीची है उसको भारत से यूनाइटेड किंगडम की ओर निर्यात किया गया था, जिसको मैंने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया है। और इसमें ही मैंने बताया था कि जर्दालू आम भी 2018 में जीआई टैग प्राप्त है, और 2018 में ही शाही लीची को भी, जो कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से उत्पादन होता है किसका, शाही लीची का, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और हाल ही में उसका भी निर्यात किया गया था। अगर देखें जर्दालू आम के विषय में, तो बिहार के भागलपुर का जर्दालू आम अपनी अनोखी खुशबू के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आम की यह किस्म हल्की पीली परत और मिठास के लिए जानी जाती है। जर्दालू आम को सबसे पहले खड़गपुर के महाराजा रहमत अली खान बहादुर द्वारा भागलपुर के क्षेत्र में लगाया गया था। इसी के साथ ही देखें तो वर्ष 2018 में जर्दालू आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा देश लकड़ी का बना उपग्रह प्रेषित करेगा। पहली बार ऐसा होगा कि कोई देश लकड़ी से बना उपग्रह प्रेषित करेगा। तो ऑप्शन हैं आपके पास भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। अभी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीसा बुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। वीसा बुडसैट की बात करें तो अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 11 जून, 13 जून, 15 जून या 17 जून। तो इसका आंसर होगा 15 जून को। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार यानी कि मौखिक रूप से हो, शारीरिक हो या भावनात्मक रूप से हो के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम न्याय तक पहुंच है, एक्सेस टू जस्टिस है। 15 जून को बुजुर्गों के लिए एक विशेष दिन के रूप में घोषित करने के अनुरोध के बाद जून 2006 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2011 में इस दिन को मान्यता प्रदान की थी। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में जारी साइंस रिपोर्ट किसने जारी की। ऑप्शन है इसरो, नासा, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। तो अभी हाल ही में यूनेस्को साइंस रिपोर्ट जारी की गई। इसका नवीनतम संस्करण जो कि 11 जून 2021 को प्रकाशित किया गया। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के बारे में देखें तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट यूनेस्को का एक प्रमुख प्रकाशन है जो हर 5 साल में एक बार प्रकाशित होता है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन पर एक रिपोर्ट है। प्रत्येक संस्करण में यानी प्रत्येक एडिशन में भारत पर एक अध्याय शामिल होता है।
इस नवीनतम संस्करण में भारत पर अध्याय सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के निदेशक प्रोफेसर सुनील मणि द्वारा लिखा गया था। यह अध्याय सुझावों और सिफारिशों के साथ भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास का एक सिंह अवलोकन प्रदान करता है। तो इसी के साथ ही चल देखें तो यूनेस्को के विषय में अगर हम जानें तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। तो वहीं यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसके 193 सदस्य देश और 11 संबद्ध सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता वर्ष 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दी थी। इसी प्रकार देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पर कि क्या है प्रश्न, किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनेस्को, यूएनडीपी, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विकास और शासन व प्रशासन में सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण करती है और सुधार के लिए सिफारिशें करती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने 1990, 1993, 1992 या 1980। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।